चलिए, आज तो 2500 हो गया होगा। आज बहुत ज्यादा इजी है, हमको भी लग गया है ना। चलिए, किसी दिन भारी, किसी दिन हल्का, किसी दिन मॉडरेट, है ना। आप ध्यान से देखिएगा, बोला है कि 200 तक के अंक में 2 और 3 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगा, है ना। 6 से जितना संख्या विभाजित हो जाएगा उतना ही संख्या आपका 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा 200 तक। तो आप क्या कीजिएगा, 2 3 का एलसीएम 6 आया, 6 से भाग दे दीजिएगा किसमें, 200 में। तो यहां से आपका कितना आ गया, 6 के 18, 2 6 के 18, यानी कि 1 से लेकर 200 तक 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 यानी कि 6 से पूरी तरह विभाजित है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करेंगे। ये देखिएगा, यहां पर सुधार कर लीजिएगा, 36 पे रेकरिंग है ना। हमें लगता है कि इधर दे दिया था रेकरिंग, एक्चुअल में 1.36 पर रेकरिंग। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, दशमलव के इधर जो भी रहता है वह प्लस में आ जाता है ना। तो 1 प्लस 36 2 अंक का है, तो रेकरिंग हटाइएगा, नीचे में कितना 9, 2 9 आएगा, है ना। तो ये आ गया 9 चौके 36, 11 नमा 99, 11 4 15, 15 बटे में 11, है ना। ऑप्शन नंबर 1 साधारण भिन्न 1.36 पर रेकरिंग। चलिए नेक्स्ट करेंगे। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती? तो आप बताइए कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब किसी संख्या में भाग देने पर जो शेषफल आता है, अगर हम शेषफल को घटा दें, 258 में शेषफल आपका 2 बचता है, तो घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और 323 में भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, तो 323 में भाग देने पर 3 शेषफल बचा, यानी कि 320 हो गया। तो एचसीएफ क्या होता है, या तो इसी का डिफरेंस होता है या इसका कोई फैक्टर। तो इसका डिफरेंस कितना होगा बताइएगा, तो डिफरेंस कितना होगा, तो आप बताइएगा। ये 4 1 है तो 6, 64 का डिफरेंस। तो 64 से ये कट रहा है क्या, 256 4 बार में कट गया, और 64 से 5 बार में कट गया। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, अगर दोनों संख्या को काट रहा है तो एचसीएफ 64 हो गया, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 64 है जो 258 और 323 को भाग दीजिएगा तो 2 3 शेषफल बचेगा, है ना। तो शेषफल को क्या कीजिएगा, आप घटा के उसका एचसीएफ निकाल दीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट। इसका मान तो सबको आ गया होगा, कितना आया, 27। चलिए सबसे पहले कहां से आप कीजिएगा, बार ब्रैकेट से करते हैं, है ना। बोडमास में आपका सबसे पहले वेन्यूकुलम होता है जिसको बार ब्रैकेट कहते हैं। बार ब्रैकेट का एक खासियत है, बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, वो साइन को भी इंक्लूड कर देते हैं। तो बार ब्रैकेट एक्चुअल में संख्या से स्टार्ट होता है, संख्या पे ही खत्म होता है, साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 8 से स्टार्ट होगा, 5 पे खत्म होगा। तो 8 में से 5 घटा दीजिए, कितना बचा, 3 बचा।
अब 7 में से 3 घटा दीजिए तो कितना बचा? 4। 4 में 2 से गुना कर दीजिए, 8। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 हो गया। आप बताइए 5 में से 14 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। अब -9 माइनस माइनस प्लस, तो 18 प्लस 9 कितना हो गया? 27 हो गया, है ना। तो पूरा उतारने का कभी कोशिश मत कीजिए, बार बार उतारिएगा टाइम वेस्ट होगा, है ना। वहीं पर उसको सॉल्व करते हुए चले जाइए। चलिए नेक्स्ट, इसका बनाए हैं 0.99। चलिए, आप जब भी वर्गमूल के अंदर आपका कुछ दशमलव में दिया जाए तो सबसे पहले तो आप दशमलव को भूल जाइए। दशमलव को भूल जाइए तो ये समझिए 81 है, ये आपका 84 है, 484 है, ये 64 है, ये 625 है। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आप बताइए। 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा गुना। आप बताइए 484 का वर्गमूल 22 होगा, बिल्कुल सही 22 होगा। बटा में 64 का वर्गमूल 8 होगा और 625 का वर्गमूल 25 होगा। अगर ये कट रहा है तो कटा दीजिए। कटेगा क्या? 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 1, तो ये कितना आ गया? 99 बटे में 100। वर्गमूल का काम आप कर चुके हैं, अब दशमलव का काम कीजिए। तो ऊपर काउंट कीजिए कितना दशमलव के बाद अंक है? 3 अंक प्लस 3 अंक, कितना अंक? 6 अंक हुआ। नीचे काउंट कीजिए, 4 और 2 6, तो 6 को ऊपर 6 को नीचे, कट ही ना जाएगा। तो दशमलव का तो काम ऐसे ही खत्म है। तो आपका बच क्या गया? 99/100 ही। तो 99/100 कितना हो गया? 0.99 हो गया। हो गया ना? ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये अप्रोच आपका होना चाहिए। ये नहीं कि अब दशमलव हटा के 0 लगा रहे हैं फिर आप आंसर कर रहे हैं, तो समय उसमें बहुत ज्यादा किल होगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिएगा 5 क्रमागत सम संख्या, यानी कि क्रमागत का मतलब लगातार आपका सम संख्या लिए 5 गो, जिसका औसत 40 है। तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करना। तो 5 गो लगातार सम संख्या, सम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो या विषम संख्या हो, तो आपका अगर लगातार हो यानी कि सभी संख्या के बीच अंतर समान हो, तो बीच वाला ही संख्या आपका क्या होता है? एवरेज होता है। तो एवरेज ये है, तो एवरेज दिया हुआ है कितना? 40। अब लगातार सम संख्या ये आपका 40 है, तो इसका अगला सम संख्या कौन सा होगा? 42। इसका अगला 44। अगर सबसे बड़ी पूछता तो आपका 44, आपसे पूछा है सबसे छोटी, तो इधर जाइए, 2 कम 38, 2 कम 36 हो गया। सबसे छोटी है आपका, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिएगा, इसका कितना आया? आया क्या? 16। देखिए ना, 12 सदस्यों का एक समूह का औसत स्कोर जो था 8 था। काय गो सदस्य है? 12 सदस्य है। इसका एवरेज जो है आपका कितना है? 8। जबकि n सदस्यों का एक अन्य समूह है, उसका औसत स्कोर जो था 10 था।
एक दूसरा समूह है जिसमें सदस्य की संख्या n है और उसका जो औसत स्कोर है कितना है, 10 है। अब दोनों समूह को मिला दिया जाए तो संयुक्त औसत 9.2 था। तो एलिगेशन लगा दीजिएगा ना। जब एलिगेशन आप लगाते हैं तो यह वाला घटाते हैं आपस में, यह वाला आपस में घटाते हैं, तो दोनों समूह के सदस्य की संख्या का अनुपात निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना। इधर आपका इस सदस्य के संख्या का अनुपात, इधर n समूह वाले सदस्य का संख्या का अनुपात। आप बताइए, इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 0.8, और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, 1.2। दोनों ओर दशमलव समान है, हटा दीजिए। 8 12 है तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। आप बताइए इस समूह में एक्चुअल है कितना, 12 सदस्य, यानी कि 2 यूनिट कितने के बराबर, 12 के बराबर, 6 गुना। तो इस n समूह वाले में 3 अनुपात में है, तो इसका कितना गुना ले लीजिएगा, 6 गुना ले लीजिएगा, तो 18 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। 16 आ गया था, तो ये सब गलती माफी नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल हड़बड़ा के नहीं बनाना, एकदम कूल माइंड से बनाना है। एक अटेम्प्ट में बने, वही आदत डालिए जो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपनाइएगा। ठीक है, एक अटेम्प्ट में बन रहा है, ठीक है, नहीं बना आगे बढ़ जाइए। एकदम 2500 क्वेश्चन आपको टच होना चाहिए डेली, अपने से एक बार अटेम्प्ट देखिएगा। 3a बराबर 2b बराबर c है, तो ए बी सी का अनुपात पूछा है। आप बताइए कि इसका अगर 3 संख्या आपस में बराबर हो तो इसका अनुपात निकालना है, तो जिसका अनुपात में निकालते हैं उसको ढक देते हैं कि नहीं। तो 3a को ढक दिए तो बचा क्या, 2 और 1, तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब b का लिखना है तो b को ढक देंगे, तो यहां बचेगा 3 गुना 1, 3 हो जाएगा। c को निकालना है तो c को ढक दिए तो 3 गुना 2, 6 हो गया। तो 2 3 6 का अनुपात है ना। तो झांपने से अच्छा है कुछ नहीं है। झांपा झांपी मेथड बोलते हैं ना इसको। क्या राहुल, बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हैं, ब्याह शादी करने चले गए थे क्या, क्या राहुल, हो गया तिलक उलक हो गया, वाह। चलिए जल्दी से भोज उज खिलाइए। अब ध्यान से देखिएगा कि साझेदारी का सवाल है। एक व्यापार में पी जो है 4 महीने के लिए 600 रुपया, पी व्यक्ति जो है 4 महीने के लिए 600 रुपया, 4 महीने के लिए 600 रुपया। अब क्यू जो है 2 महीने के लिए 800 रुपया, तो 2 महीने के लिए 800 रुपया, है ना। निवेश करता है पी और क्यू के लाभ का राशि। आप बताइए कि ये आपका मिश्रित साझेदारी है, अलग अलग समय के लिए रह रहा है। आपका साझेदारी में जो प्रॉफिट होता है वह किसके बराबर होता है, निवेश की गई राशि या गुना समय के बराबर। तो यानी कि यही आपका प्रॉफिट का रेशियो है। यहां से अगर रेशियो को छोटा कर दीजिए तो आप बताइएगा ये आपका 4 से 2 बार में, 2 से 6 3 बार में, यानी कि 3 और 2 का अनुपात। ऑप्शन नंबर 3। कुछ ज्यादा ही आज इजी है जी। तो बहुत ज्यादा इजी आ गया तो समझ जाइए कि अगला सेट थोड़ा सा टफ आने वाला है। चलिए देखिएगा, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। सोना और तांबा का दोनों का कंपैरिजन किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है। और जब दोनों को किस अनुपात में मिलाएं, और सोना और तांबा को जब मिलाएंगे
तो उससे जो धातु बनेगा वह भी पानी से 15 गुना है। तो सोना भी 15 पानी से कंपैरिजन हुआ है, तांबा का भी पानी से हुआ है, दोनों मिलाकर जो धातु बना उसका भी पानी से। तो एलिगेशन लगा दीजिएगा, पानी से यह 19 गुना भारी है और तांबा से यह 9 गुना भारी है पानी से, और दोनों प्रकार के धातु को जब मिलाए तो यह पानी से 15 गुना है। तो ये जो अनुपात निकलेगा उसी अनुपात में उस दोनों धातु को आप मिलाएं, तो ये कितना हो गया 6 और ये कितना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 3 2 के अनुपात में मिलाना। चलिए नेक्स्ट, अब ध्यान से देखेंगे। एक कितना आया 400। एक छात्र जो है 25% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कि अगर 25% से यह 25% अंक लाया और 60 अंक से फेल हो गया, यानी कि 60 अंक और ले आते तो यह पास हो जाता कि नहीं, यानी कि जोड़ देते। कहता है कि एक दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 50% अंक लाया और आवश्यक अंक जो है न्यूनतम पास होने का न्यूनतम आवश्यक अंक उससे 40 अंक ज्यादा ले आया। अगर हम उससे 50% के मार्क्स में 40 अंक घटा दें तो वह भी एग्जैक्ट सिर्फ पास ही होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रतिशत को आपस में घटाते हैं। तो 50 में से 25 गया 25%, और एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, तो दोनों के अंक को जोड़ते हैं। अगर दोनों पास हो जाता तो दोनों के अंक को घटाते, अगर दोनों फेल हो जाता तब भी दोनों के अंक को घटाते। एक फेल एक पास हो रहा है तो यहां पर क्या कीजिएगा आप, तो 60 40 100, 25% 100 अंक के बराबर है, तो 1% 4 अंक के बराबर है। कोई भी फुल मार्क्स जो होता है वो 100% के बराबर होता है, 400 है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। आप सब में से आरपीएफ का कोई दिए थे, आया आंसर की क्या, कितना आ रहा 84। चलिए बहुत अच्छा, और भी 6-7 स्टूडेंट हैं अच्छा अच्छा मार्क्स लाए। आप लोग नहीं दिए थे पंकज, देना चाहिए ना, इतना अच्छा हाइट है। कब तक आ जाएगा इसका रिजल्ट? अब आंसर की दे दिया है तब तो आना ही चाहिए कुछ दिन के बाद। देखिएगा, कहता है एक व्यक्ति ने प्रत्येक 50 रुपया में 50 पेन खरीदा। तो आप बताइए कि एक पेन कितना में खरीदा, 1 रुपया में खरीदा, बिल्कुल सही। कहता है कि 40 पेन 5% हानि पर बेच दिया, यानी कि 40 रुपया को 5% के हानि पर बेच दीजिए आप। तो 40 पेन का कीमत 40 रुपया है, इसको 5% के हानि पर बेच दीजिए, तो इसका 5% हानि कितना हो जाएगा 2 रुपया। 2 रुपया के हानि पर बेचिएगा तो यहां पर से एसपी आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब जो है वह संपूर्ण पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। आप बताइए कि 50 रुपया का चीज पर अगर हम 10 रुपया का लाभ कमाएंगे, 10% का लाभ कमाएंगे,
तो 5 रुपया का लाभ हुआ, यानी कि पूरा का पूरा एसपी आपको कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए। आप 40 पेन बेच चुके हैं, आपके पास कितना पेन बचा? 10 पेन बचा। और 10 पेन का मूल्य कितना? 10 रुपया। तो 10 रुपया के चीज को आपको 55 पुराना है, 38 आ चुका है 40 पेन से, तो 17 लाना पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा कि नहीं 17? तो आप बताइए 10 से 17, 1 रुपया हुआ इसका 10%, तो 7 रुपया कितना हो गया? 70% के लाभ पर बेचना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। 70 ही ना आया था जी। चल, अड़तीस 17 55 हो गया। इसका कितना किए हैं लोग? कोई 750 भी किए हैं क्या? नहीं ना। चलिए, एक बेईमान विक्रेता अपने सामानों के तौल में कमी करके लागत मूल्य पर बेच देता है। देखिए, बेईमान दुकानदार आपसे क्या बोला कि हम आपको खरीद मूल्य पर ही दे देंगे। मान लीजिए कि आपका 1000 ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम 1000 रुपया में मिलता है, ठीक है। इसका कीमत भी 1000 रुपया मान लीजिए, ठीक है। और 25% का लाभ भी कमाता है। अगर वो बोल रहा है कि हम कीमत मूल्य पर ही दे रहे हैं और लाभ कमा ले रहा है, तो जरूर वह कम तौलता होगा। जितना कम तौलेगा उतना ही लाभ प्रतिशत कमाएगा। तो आप बताइए कि 25% का लाभ कमाया। आप हमें यह बताइए कि 25% का लाभ कमा रहे हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 4, 1/4, यानी कि 4 आपका सीपी है, तो 1 आपका कितना है? प्रॉफिट। तो सीपी आपका क्या है और एसपी क्या है? सीपी आपका 4 है और एसपी आपका कितना है? 1 के लाभ पर बेच दिए, यानी कि 5 पर बेच दिए। जबकि आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपया पर बेच रहे हैं, क्रय मूल्य आपका 1000 रुपया है, तो 5 यूनिट आपका 1000 के बराबर। तो ये इसका कितना गुना? 200 गुना। तो जरूर वह 4 रुपया का चीज, यानी कि 200 गुना इसका कर दीजिए, 800 ग्राम का चीज, यानी 800 रुपया का चीज 1000 में बेचा होगा। तो 800 रुपया कितना ग्राम? 800 ग्राम। तो कितना ग्राम तौल के वो दिया? 800 ग्राम, है ना। तो कितना आसानी से बन गया फ्रैक्शन से। चलिए नेक्स्ट। क्या बोला कि एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदा। मान लीजिए कि उस कार का मार्क प्राइस जो था, अंकित मूल्य था 100, इसको 30% के डिस्काउंट पर खरीद लिया। तो कितना में खरीदा? 70 में खरीदा। उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा, यानी कि 70 पे 40% का लाभ जोड़ दीजिए तो इसका 40% 28, यानी कि 98 उस पे क्या हुआ कि अब आपका मूल्य अंकित कर दिया। फिर उस कार को 25% के छूट पर बेच दिया, तो 25% के छूट पर बेच दीजिए, 25% का डिस्काउंट। आप बताइए तो इसका 25% कितना होगा? 10% होगा 9.8, 20% हो जाएगा कितना? 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19.6, है ना। और 9.8 का आधा, 2 चौके 8, 4.9, तो 9 6 15,
और 9 4 13, एक 14, एक एक 2, यानी कि 24.5 रुपया इसमें से घट जाएगा। तो 98 में से 24.5 घटा दीजिए तो ये 5, 7 में से 4 गया 3, और ये 9 में से 2 गया। तो यानी कि 73.50 रुपया में आप बेच रहे हैं। 70 में खरीदे थे, अब फाइनली आप कितना में बेचे? 73.50 रुपया में बेचे। तो प्रॉफिट आपका कितना का हो गया? 3.5 रुपया का। तो प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ गुने 100 अगुना क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना? 70। ये दशमलव से ये दोनों जीरो कट गया, 0 से 0, 5% है ना, 5% का लाभ। ऑप्शन नंबर। तो जैसे जैसे बोलते गया वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप कीजिए, दिक्कत नहीं होगा। एक अंक के बाद दशमलव बिठाते हैं तो कितना प्रतिशत? 10%। तो 20% कितना हो गया? 9.8 का 2 गुना। 10% का आधा 5%, 9.8 का आधा 4.9, यानी कि 24.50 रुपया का छूट दीजिएगा आप, उसको घटा दीजिएगा, 73.50 रुपया में बेचिएगा। कितना आया? 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में कोई राशि मूलधन से 33.1/3% गुनी हो जाएगी? आप बताइए 33.1/3% कितने के बराबर? 1/3 के बराबर। कहने का मतलब क्या कि अगर मूलधन आपका P है, ये 3 है, तो इसका 33.1/3 यानी कि 1 है ये आपका SI, यही ना बढ़ा। और कितना कितना रेट से? 5% के रेट से। तो आप बताइए कि यहां से समय निकालने के लिए बोला है। समय बराबर क्या? ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन अगुना दर। दर कितना है? 5। 20/3, 3 6 के 18, 6.2/3 वर्ष, यानी कि 20/3 वर्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कितना आएगा? किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपया और साधारण ब्याज 300 रुपया होता है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आप बताइए कि हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है कि नहीं? तो अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 300 है, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल है, तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो दूसरा वर्ष का भी 150 होगा, टोटल 300 हो गया। आपको यह भी पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं? तो आप बताइए कि जब सीआई की बारी आएगी तो पहले साल का एसआई 150 है, तो सीआई भी 150। टोटल सीआई कितना है? 309। तो 309 पुराने के लिए इसमें 159 करना पड़ेगा ना। तो आप बताइए ना कि यहां से 150 से 159 हुआ, कितना से बढ़ा? 9 से बढ़ा। तो आर निकाल लीजिए। 9 से बढ़ा कितना में? 150 में अगुना 100। 50 दूना 100, 50 तिहाई 150, 3 तिहाई 9, 6%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है ना।
चलिए नेक्स्ट। देखिएगा, कहता है कि x और y एक कार्य को 28 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। x जो है 28 दिन में और y जो है आपका 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, x ने अकेले कार्य शुरू किया, x अकेले कार्य शुरू किया, 4 दिन के बाद y उसके साथ आ गया, यानी कि 4 दिन तक, यानी कि ये x अकेले काम किया। इसके बाद x के साथ y भी शामिल हो गया। ठीक है, कार्य पूरा होने तक उसके साथ कार्य किया, तो कार्य कितने समय तक चला यह आपसे पूछा। ये कार्य कितने समय तक चला यह पूछा। आप बताइए ना कि पहले तो टोटल वर्क निकालिएगा ना, तो 28 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो 28 पंचे, एक्स का एफिशिएंसी काम करने का 5, वाई का एफिशिएंसी काम करने का 7, तो यानी कि 7 काम एक दिन में वाई करता है और एक्स जो है एक दिन में 5 काम। तो एक्स को 4 दिन काम करवाइए तो कितना काम हो गया? एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम। आपको काम टोटल कितना करवाना है? 140 टोटल वर्क है आपका। तो शेष काम कौन करेगा? एक्स और वाई मिलकर करेगा। शेष काम कितना? 120 अपने इफिशियंसी से। तो एक दिन में ये 12 काम करता है, तो 12 दाई 20, तो शेष काम कितना दिन चला? 10 दिन ये और 4 दिन ये, तो उसके साथ कार्य किया। कार्य कितने दिन तक चला? तो 10 दिन मत मारिएगा, 4 दिन पहले भी काम चल चुका है, तो 14 दिन होगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं और 16 औरत उसी कार्य को, ये टोटल वर्क हो गया, इसी कार्य को अगर 16 औरत से करवाया जाए तो वह 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहां से आदमी और औरत का इफिशियंसी निकाल लीजिए। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 7 से कटा दीजिए ना, 7 दूना 14 और 2 से कटा दीजिए, 2 अठे 16। तो यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकल के आ जाएगा क्षमता का। तो एम का रेशियो कितना? 8 और डब्ल्यू का 9। यहां औरत का क्षमता ज्यादा दिख रहा है, आदमी का कम दिख रहा है। कहता क्या है कि 6 आदमी और 8 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आप बताइए, पहले टोटल वर्क आप ले लीजिए, या तो इसमें पुट कर दीजिए आदमी का इफिशियंसी या इसमें औरत का इफिशियंसी पुट कर दीजिए। दोनों कार्य टोटल ही है और बराबर है। तो मान लीजिए कि आप आदमी का ही इफिशियंसी पुट कीजिए। 14 आदमी कितना के इफिशियंसी से? 8 के इफिशियंसी से, कितने दिन में? 9 दिन में। ये टोटल वर्क है। इसी कार्य को अब कौन करवाइएगा? 6 आदमी कितना के इफिशियंसी से? 8 के इफिशियंसी से। 8 औरत कितना के एफिशिएंसी से? 9 के एफिशिएंसी से। कितने दिन में? x दिन में। तो ये हो गया आपका कितना? 14 गुने 8, 14 गुने 72 है ये,
अब बराबर ये 8 छाके 48 और ये कितना है 72, 8 2 10, 7 4 11, 1 12, 120 एक्स। तो यहां से आपका 24 तिहाई 72, 24 पंचे 120, 14 तिहाई 42, एक्स बराबर हो गया 42/5, 5 8 40, 2 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन का ये सवाल था। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा, दो बस है एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन वाई जो है एक्स के जाने के 6 घंटे के बाद चलती है। कहने का क्या मतलब हुआ, एक स्थान है जहां से एक्स और वाई को दोनों को खुलना है। शुरुआत में एक्स खुलेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, एक्स 6 घंटा तक चलते रहेगा, उसके बाद वाई उसी स्थान से चलना स्टार्ट करेगा 50 के रफ्तार से, है ना। तो क्या पूछा है, शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बस मिलेंगे। पहले तो यह पता कीजिए कि दोनों बस को मिलने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्थान है, यहां से जो एक बस है एक्स, यह आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चली, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चली इस दिशा में, और कितने देर तक चली, 6 घंटा तक चली। तो आप बताइए कि कितना दूर तक चला गया होगा वह। दूरी बराबर 4 गुने समय, यानी कि 120 किलोमीटर तक एक्स जा चुका है, तब उसके बाद वाई स्टार्ट होगा चलना। तो वाई अब यहीं इसी स्थान से वाई को चलाइए, वाई चलेगा इधर से 50 के रफ्तार से। तो ऐसा थोड़ा है वाई चलना स्टार्ट किया तो ये रुक गया, ये भी तो चल ही रहा है। तो अब दोनों के बीच में जब चलना स्टार्ट किया तो दोनों के बीच में दूरी कितना, 120 किलोमीटर। तो मिलने में लगा समय क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 120। अब दोनों गतिशील है तो सापेक्षिक चाल लगेगा, तो सापेक्षिक चाल समान दिशा में क्या होगा, घट जाएगा। तो 50 में से 20 घटा दीजिए, 30 हो गया। तो कितना घंटा समय लगा उसको, 4 घंटा। आप बताइए कि ये 50 किलोमीटर के रफ्तार से जब से चलना स्टार्ट किया था तब ना 4 घंटा के बाद जाके उसको पकड़ा, तो शुरुआती स्थान से कितना दूर पर पकड़ा, 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर पर, 50 के रफ्तार से 4 घंटा चला दीजिए, 200। ऑप्शन नंबर, या पहला वाला गाड़ी से देखिएगा तो 120 चल चुका था, यहां से 4 घंटा 20 के रफ्तार से चला, तो 20 चौके 80 किलोमीटर और आगे वो जा पाया। तो 80 + 120, शुरुआती स्थान से वो भी 200 किलोमीटर। आगे बढ़ा जाए। एक रेल यात्री रेल वाली सड़क के टेलीग्राफ स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनते रहता है। एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ यात्री जो है, बगल में जो खंभा लगा हुआ रहता है पे ये बिजली का, उसी को आप वो गिनते रहता है, और हर एक खंभे के बीच की दूरी जो है वह 50 मीटर, ये 50 मीटर है ना। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए,
हम बोलेंगे कि 100 मीटर चले तो आप कितना खंभा कहिएगा गिने? 3 गो। लेकिन यहां पर तो आप 2 बार ना 50-50 मीटर किए, तो जितना बार उसको ये कीजिएगा, मतलब क्या कि जितना आपका हर एक खंभे के बीच का दूरी है उससे, मतलब क्या आप समझे बात को, यहां से एक दूरी, यहां से दूसरा दूरी, तो टोटल दूरी आप कितना तय किए? 100। लेकिन खंभा आप कितना तय किए? 3 गिने। तो यहां से तो आप 2 से भाग दीजिएगा, सॉरी 50 से भाग दीजिएगा, है ना? यानी कि टोटल दूरी में भाग दीजिएगा आप प्रत्येक खंभे के बीच की दूरी से, और उसमें क्या कर दीजिएगा? एक जोड़ दीजिएगा, तब ना 3 खंभा हुआ। तो उसी तरह से आप बताइए कि 50 मीटर की दूरी पर है, 45 के रफ्तार से चल रहा है 4 घंटा तक, तो पहले तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होगा? 4 गुने समय, 45 गुने 4 घंटा तक, तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16, 2 18, 180 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में चेंज करें तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो आप बताइए कि 180,000 मीटर हुआ कि नहीं ये? अब पता कीजिए कि कितना खंभा को वो गिना। तो एक खंभे के बीच की दूरी कितना? 50। तो 50 से भाग दे दीजिए, यानी कि, और इसमें एक जोड़ दीजिए, हालांकि ऑप्शन में नहीं है एक, लेकिन जोड़ना पड़ेगा। तो यहां से आप देखिए तो 50 दूना 3600, 3600 आएगा, तो 3601 आंसर होगा, है ना? 3601 इसमें कर दीजिएगा, राइट आंसर यही होगा। तो तब कभी भी कुल खंभा का संख्या निकालना है तो टोटल दूरी में से भाग दे दीजिएगा 2 खंभे के बीच की दूरी, और उसमें एक जोड़ दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करें। आप बताइए कि यदि द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है, ठीक है, द्विघात समीकरण का मेन समीकरण का इक्वेशन का क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, बी जो है एक्स का कॉफिशियंट, और सी जो है आपका कांस्टेंट, है ना? अगर मूल आपका क्या पूछा है, मूल समान हो तो के का अधिकतम मान क्या होगा? मूल अगर समान होता है, मूल समान है यदि, तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है, तो डिस्क्रिमिनांट जो होता है वह 0 के बराबर होता है। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, ये 0 के बराबर होता है। आप बताइए जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशियंट, यानी कि बी यहां पर क्या है? के है, तो यानी कि के का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कुछ नहीं है, तो यहां पर क्या है? 1 है, तो यानी कि 1। सी आपका कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट कितना? 9 बराबर 0, यानी कि के स्क्वायर बराबर कितना हो गया जी? 36। तो के बराबर कितना हो गया? +-6, ऑप्शन नंबर 2। तो यदि मूल समान हो तो डिस्क्रिमिनांट 0 के बराबर होता है, और डिस्क्रिमिनांट जो होता है बी स्क्वायर -4ac के बराबर होता है।
नेक्स्ट किया जाए। इसका कोई बना है 0.80। अब देखिए ध्यान से कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार प्लस में वैल्यू दिया है, अगर माइनस में पूछे सेक थीटा टेन थीटा, तो एक आपको याद होना चाहिए कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वह 1 के बराबर होता है। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना? यही तो है आपका 1 के बराबर। आप बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको दिया हुआ है वैल्यू 1.25, तो उधर जाएगा तो 1/, में हो जाएगा ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये 1/, में 1.25, दशमलव को हटाइए तो यहां पर 0 आ जाएगा ना। 25 25 125, 25 चौके 100, यानी कि 0.80। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक 10 पे हमेशा सवाल आता है। चलिए नेक्स्ट, इसका बताइए। 59 बिल्कुल सही। देखिएगा आपका, ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका सर्कल है, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये सर्कल, ठीक है। सर्कल के अंदर एक आपका त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज, और ये आपका क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एंगल BCD, यानी कि BCD, ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना? 59 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? BAC का मान क्या होगा? BAC का मान आप ध्यान से देखिएगा। BC आपका एक कोड है, जीवा है। अरे परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाले को ही ना जीवा बोलते हैं। तो ये कोड है BC। कोड के साथ जो है स्पर्श रेखा के साथ, कोड और स्पर्श रेखा के बीच में यह कितना का कोण बनता है? 59 का बनता है। तो एक अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जो जीवा स्पर्श रेखा के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है, वही जीवा वृत्त के परिधि पर समान डिग्री का कोण बनाएगी। तो यही जीवा है ना BC, वृत्त के परिधि पर कितने का कोण बनाएगी? 59 डिग्री। किस थ्योरम के द्वारा? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के द्वारा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसमें लिख लीजिएगा कि जीवा के द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 16 सेंटीमीटर भुजा के एक समषटभुज है ना, का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समषटभुज जो होता है
6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ऐसा ऐसा 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल से मिलकर बना होता है। तो ये षटभुज का क्षेत्रफल हो गया, समषटभुज का। आप बताइए कि कितना सेंटीमीटर भुजा वाला है? 16 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो 6 गुने √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 16 गुने 16 है ना, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 6 चौके 24, 384 आएगा। 384√3 है ना। तो ये सब सवाल डायरेक्ट ये है और इंपॉर्टेंट भी है। समषटभुज आपको बराबर पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। 6 समकोण त्रिभुज से मिला समबाहु त्रिभुज से मिलकर बना होता है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट इसका बताएंगे। कितना? 42,000, 48,000। ये देखिए पाई चार्ट का सवाल है, और पाई चार्ट में क्या होता है कि सारा डिग्री पूरा चारों तरफ मिलाकर कितना 360 डिग्री होता है। आपसे बोला क्या गया है, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार के एक माह के विभिन्न मदों पर किए गए खर्च और बचत का निरूपित करता है। यानी कि बहुत सारा खर्च है और एक बचत भी है। बचत कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। एक महीने में बचत अगर 8,000 रुपया है, तो आप बताइए कि 60 डिग्री का मतलब 8,000 हुआ कि नहीं? तो बाकी जो बचा 300 डिग्री वही ना खर्च है। तो 300 डिग्री का वैल्यू आप सबको निकालना चाहिए था। 300 डिग्री यानी कि इसका 5 गुना है, 5 गुना न है, तो इसका 5 गुना कितना होगा? 48,000। क्या जानते बुझते गलती कर देते हैं? 40,000। ऑप्शन नंबर ए। 360 पर का है निकाल दिए। 60 पर 60 डिग्री तो आपका बचत ही है, बाकी जो खर्च है वो 300 ही डिग्री ना बचा। तो 300 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिएगा 40,000। यही गलती हुआ। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट आपका टेस्ट जो होगा मंडे को होगा, ठीक है? नहीं, कल सारा ऑफ है, मंडे को अब मिलेंगे।